हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपका वर्ल्ड क्लाइमेट। तो वर्ल्ड क्लाइमेट में हम बेसिकली देखेंगे कि आपके किस किस तरह से हम क्लाइमेट को क्लासिफाई कर रहे होते हैं। अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड देखेंगे हम, वहाँ की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है या कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से हैं वो सब हम देखेंगे। लेकिन जब हम क्लाइमेट की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्लाइमेटिक रीजन्स की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, तो कई सारे जो मेथड्स हैं उसके बेसिस पे आप क्लासिफाई कर रहे होते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर रखा है। तो आज हम जो क्लासिफिकेशन देखेंगे, तो पहले तो हम देखेंगे थोड़ा सा कोपेन क्लासिफिकेशन एक बार हम देखेंगे, एंड उसके बाद एक ज़्यादा पॉपुलर मेथडोलॉजी है क्लासिफिकेशन का, उस मेथडोलॉजी को भी हम देखेंगे। तो कोपेन जो है हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है, बस हमें बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन समझना है कि क्लासिफिकेशन करा किस तरह से गया है। एंड उसके बाद जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली हम देखेंगे आपका जो ज़्यादा पॉपुलर वाला क्लासिफिकेशन है उससे। ठीक है, तो कोपेन थोड़ा सा हम पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम पॉपुलर जो मेथड है उसमें जाएंगे। तो कोपेन स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन इस तरह से आपको दिख जाएंगी। यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स हैं, इन ग्रुप्स में अलग अलग टाइप्स ऑफ क्लाइमेट दे रखे हैं। इन क्लाइमेट्स को कुछ सिंबल्स डिनोट करते हैं, एंड उसके बाद इनका चीफ कैरेक्टरिस्टिक उस ग्रुप का एज वेल एज उस क्लाइमेटिक टाइप का आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस क्लासिफिकेशन को समझने से पहले हमें ना कुछ सिंबल्स का मतलब समझना होगा। तो एक तरफ से हम सिंबल्स देखने की कोशिश करते हैं, एंड सिंबल्स एक बार जब हम देख लेंगे तो उसके बाद हमें इजीली समझ आ जाएगा कि ये जो लेटर्स हैं ये क्या डिनोट कर रहे हैं, एंड ये लेटर देख के हम किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो जान सकते हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस में नहीं कहूँगा कोपेन की, लेकिन एट टाइम्स हो सकता है कि क्वेश्चंस इस तरह से आपसे पूछ ले कि ये सिंबल आपको दे दे, ये लेटर कोड आपको, सपोज जैसे यहाँ पर AM है तो AM दे देगा, एंड पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा क्लाइमेटिक टाइप AM जो है डिनोट कर रहा है। तो उस केस में आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो आइडेंटिफाई लेकिन आप तभी कर पाएंगे जब आपको सिंबल्स का मतलब पता होगा। तो ठीक है, हम सिंबल्स देख लेते हैं थोड़ा। इवन अगर मेंस में भी कोपेन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम ये जो सिंबल्स हैं, सिंबल्स देख के, एंड अगर आप इस क्लासिफिकेशन को समझ गए तो इसके बेसिस पे ही आप कहीं ना कहीं 200 वर्ड्स अपना इजीली लिख सकते हैं, अगर कभी क्वेश्चन आया कोपेन के ऊपर तो। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन हम देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन देखने के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट को कुछ सिंबल्स जो हैं वो डिनोट कर रहे होते हैं। तो जो सिंबल्स ह्यूमिड क्लाइमेट को डिनोट कर रहे होते हैं वो हो जाते हैं आपका A, C, D एंड E। इनमें से A एंड C जो है वार्म क्लाइमेट को डिनोट कर रहे होते हैं, एंड जो D एंड E है ये आपका कूल या कोल्ड क्लाइमेट को डिनोट कर रहे होते हैं। तो ह्यूमिड मतलब इसका मतलब ये हो गया कि A, C, D एंड E यहाँ पर सभी जगह पे ह्यूमिडिटी ठीक ठाक है, ज़्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि रेनफॉल भी ज़्यादा होगी। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ बी की, तो बी जो सिंबल है वो डिनोट करता है आपका ड्राई क्लाइमेट को, ड्राई क्लाइमेट को। ठीक है, अगर किसी क्लासिफिकेशन में आपको बी देखने को मिलता है तो मतलब वहाँ पर आपका ड्राई क्लाइमेट हो जाएगा। वहीं अगर A, C, D, E में से कोई दिखता है तो इसका मतलब ये ह्यूमिड क्लाइमेट हो जाएगा। A एंड C दिखेंगे तो मतलब वहाँ पर टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। D एंड E दिखेंगे तो वहाँ पर टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा, रिलेटिवली कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो हमने देख लिया सिंबल्स का मतलब। दूसरे जो सिंबल्स हैं वो आपको डिनोट करते हैं कि ड्राई सीजन किस टाइम पे आकर होता होगा। ड्राई सीजन का अकरेंस डिनोट करते हैं, जैसे कि अच्छा एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि इसमें एट टाइम्स दोनों ही सिंबल्स यूज हो रहे होते हैं, कैपिटल्स भी एंड स्मॉल लेटर्स भी। तो कैपिटल लेटर जैसे ऊपर वाला था तो ये सारे के सारे कैपिटल लेटर्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो है आपका स्मॉल लेटर्स आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे स्मॉल f है तो स्मॉल f डिनोट्स नो ड्राई सीजन। वहाँ पर जहाँ पर भी f आपको देखने को मिलेगा मतलब वहाँ पर ड्राई सीजन नहीं होता है। थ्रू आउट द ईयर आपको बारिश या प्रेसिपिटेशन देखने को मिल रही होगी। m की अगर मैं बात करूँ तो m डिनोट्स मॉनसून पीरियड, मॉनसून सीजन। मॉनसून का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, इट हैज़ अ शॉर्ट ड्राई सीजन एंड विंटर्स आर यूजुअली ड्राई।
अगर उसके बाद हम स्मॉल डब्लू की बात करें तो स्मॉल डब्लू का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, दे हैव अ प्रोमिनेंट विंटर ड्राई सीजन। एंड उसके लास्ट अगर हम देखें स्मॉल एस जो है डिनोट करता है कि वी हैव अ ड्राई समर सीजन। ठीक है, तो चार हमने देख लिए। स्मॉल एफ डिनोट्स नो ड्राई सीजन, एम डिनोट्स मानसून सीजन, डब्ल्यू डिनोट्स विंटर ड्राई सीजन, वाइल एस डिनोट्स ड्राई समर सीजन। इसके बाद अच्छा लैटिट्यूड की अगर मैं बात करूँ तो लैटिट्यूड भी हम डिनोट करते हैं सिंबल्स के थ्रू। दो तरह से हम कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर है आपका इक्वेटर, ये जो क्लासिफिकेशन लेटर्स की जो मैं लैटिट्यूड के टर्म्स में जो बात कर रहा हूँ, तो ये जो है आपका बेसिकली टेम्परेट रीजन्स में आपको देखने ड्राई सीजन में डिनोट करने के लिए यूज होता है। तो नीचे के जो लो लैटिट्यूड्स की अगर मैं बात करूं तो लो लैटिट्यूड जो है या ट्रॉपिकल जो लैटिट्यूड है या सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स की अगर मैं बात करूं तो सब ट्रॉपिकल को डिनोट कर रहा होता है आपका लेटर एच, एंड जो थोड़ा सा हायर लैटिट्यूड होंगे इसको डिनोट कर रहा होता है आपका लेटर के। अब ठीक है, तो दो तरह से हो जाता है। जो लोअर लैटिट्यूड्स होंगे वो हो जाएगा आपका एच से, जो थोड़ा सा मिड लैटिट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा आपका के से। ठीक है, उसके अलावा जो सिंबल है ड्राइनेस हम डिनोट कर रहे होते हैं दो सिंबल का यूज़ करके। ड्राइनेस में आपका कैपिटल लेटर्स यूज़ हो रहे होते हैं। एक हो जाएगा आपका एस, कैपिटल एस, वाइल दूसरा हो जाएगा कैपिटल डब्ल्यू। कैपिटल एस की अगर मैं बात करूँ तो इट डिनोट्स सेमी एरिड एरियाज। सेमी एरिड मतलब ड्राई तो है लेकिन कम ड्राई है। दूसरा आपका हो जाएगा डेजर्ट, तो डेजर्ट डिनोट्स मोर ड्राइनेस। इसका ड्राइनेस जो है रिलेटिवली कम है, ड्राइनेस इज रिलेटिवली मोर इन केस ऑफ डेजर्ट्स। तो दो तरह से आपका ड्राइनेस को भी आप क्लासिफाई कर देते हैं। तो ये जो प्रोमिनेंट सिंबल्स हैं वो अभी हमने देख लिए हैं। अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं, टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है वो देखेंगे एंड उसको किस तरह से लेटर्स के थ्रू डिनोट किया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट यानी कि ट्रॉपिकल आपका ए जो है, ए आपका ट्रॉपिकल क्योंकि वार्म रीजन होगा। वार्म रीजन को कौन डिनोट करता है आपका ए, जो ह्यूमिड एज वेल एज वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट को कौन डिनोट कर रहा है आपका ए कर रहा है। तो ये आपका ए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा एफ है, एफ क्या डिनोट करता होगा आपका, एफ जो है नो ड्राई सीजन, यानी कि जो रेनफॉल है थ्रू आउट द ईयर आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसी के बेसिस पे देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स भी क्या है, इट हैज़ अ नो ड्राई सीजन। यहाँ पर थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल आपको देखने को मिलती रहेगी। सेकंड देख लेते हैं ट्रॉपिकल मानसून। तो ट्रॉपिकल मानसून ट्रॉपिकल है तो ऑब्वियसली बात है ए आपको दिख जाएगा, लेकिन उसके बाद आपका मानसून है तो एम जो है मानसून को डिनोट कर रहा होता है। इसका मतलब क्या था, इट हैज़ अ शॉर्ट ड्राई सीजन। इन ड्राई सीजन यूजुअली कब होता है आपका, विंटर्स के टाइम पे। उसके अलावा ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई सीजन, यहाँ पर क्या होगा आपका, जो ट्रॉपिकल एरियाज में आपका विंटर्स जहाँ जहाँ पे ड्राई होती होंगी वहाँ पे आपका ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई सीजन देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ए एंड डब्ल्यू जो है, ए तो ठीक है ट्रॉपिकल सीजन, लेकिन डब्ल्यू क्या था, डब्ल्यू यहाँ पर विंटर ड्राई। तो ये आपका विंटर ड्राई सीजन, इसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर इन्होंने डिनोट कर रखा है। उसके बाद अगर हम ड्राई क्लाइमेट की बात करें तो देखिए बी को मैंने कहा था कि बी जो है ड्राई क्लाइमेट को डिनोट करने के काम आता है। फिर ड्राई क्लाइमेट में भी दो चीज़ हमने देखनी थी, एक कैपिटल एस और कैपिटल डब्ल्यू। अगर ड्राईनेस कम होगी तो आपका एस यूज़ हो जाएगा, ड्राईनेस ज़्यादा हो जाएगी तो डब्ल्यू यूज़ हो जाएगा। उसके बाद अगर सब ट्रॉपिकल एरियाज में मिल रहा होगा तो आपका एच आपको लेटर दिख जाएगा यहाँ पर, सब ट्रॉपिकल यहाँ पर एच दिख जाएगा। लेकिन अगर मिड लैटिट्यूड्स की मैं बात करूँ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ की मैं बात करूँ, तो आपका के आपको यहाँ पर दिख जाएगा एंड यहाँ पर भी आपको के दिख जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका लो लैटिट्यूड सेमी एरिड क्लाइमेट, ये हो जाएगा लो एटिट्यूड बट एरिड और ड्राई क्लाइमेट या डेजर्ट क्लाइमेट।
ठीक है। तो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको दिख जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर सिर्फ अंतर ये हो जाएगा कि ये मिड लैटिट्यूड में है, तो मिड लैटिट्यूड में अंतर क्या पड़ जाता था आपका, तो सिर्फ के आ जाएगा यहाँ पर, बाकी ऊपर की दो चीज़ों की तरह ही रहेगा। के आपका आ गया, के क्योंकि क्या चीज़ डिनोट कर रहा है कि ये मिड लैटिट्यूड्स में मिल रहा होगा। उसके बाद अगर हम बात करें सी, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट्स, टेम्परेट तो है लेकिन टेम्परेट में भी आपका वार्म, तो देखिए सी जो है वार्म है, वार्म टेम्परेट क्लाइमेट डिनोट कर रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अब यहाँ पर सी तो ठीक है, आपका समझ में आ गया कि आपका वार्म टेम्परेट क्लाइमेट है, लेकिन एफ क्या है, एफ आपका क्या डिनोट कर रहा है, आपका नो ड्राई सीजन। यहाँ पर ड्राई सीजन नहीं होगा, थ्रू आउट द ईयर आपको रेनफॉल जो है मिल रही होगी। अब देख लेते हैं नो ड्राई सीजन एंड वार्म समर, तो ए जो है आपका वार्म समर्स जो है डिनोट कर रहा है। उसके बाद अगर हम मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करें तो यहाँ पर सी एंड स्मॉल एस दिख जाएगा आपको। सी यानी कि आपका वार्म टेम्परेट क्लाइमेट है, टेम्परेट रीजन्स में मिल रहा होगा, लेकिन एस आपका क्या डिनोट कर रहा है, इट हैज़ अ ड्राई समर सीजन, यानी कि समर्स में ड्राई होता है। इसका मतलब क्या होगा कि जो रेनफॉल होती होगी वो कब होती होगी, आपका विंटर्स में यहाँ पर रेनफॉल होती होगी मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में। तो ड्राई हॉट समर अगर रेनफॉल हो रही होगी तो रेनफॉल कब होती है, विंटर्स में रेनफॉल आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट, अब मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट का क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए सी तो ठीक है वार्म टेम्परेट रीजन में है, एफ आपका डिनोट करता है नो ड्राई सीजन, एंड बी जो है वही टेम्परेचर वाला कि आपका नो ड्राई सीजन, वार्म एंड कूल समर। उसके बाद कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट्स की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपका मिल जाएगा, एक तो ह्यूमिड है एंड ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल मिल जाएगा, एंड दूसरा आपका मिल जाएगा सब आर्कटिक। तो ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल को आप डिनोट करेंगे डी एफ से इसलिए क्योंकि यहाँ पर इट डज नॉट हैव अ पर्टिकुलर ड्राई सीजन। अगर मैं सब आर्कटिक की बात करूँ तो यहाँ पर विंटर्स जो है ड्राई होती है एंड काफ़ी ज़्यादा ठंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी विंटर्स में। तो देखिए डब्ल्यू क्या डिनोट करता था, विंटर ड्राई, एंड एफ क्या डिनोट करता था आपका नो ड्राई। तो इसलिए एफ एंड डब्ल्यू जो है इस बेसिस पे आपका क्लासिफिकेशन हो गया है। ई की अगर मैं बात करूँ तो ई जो है आपका वेरी कोल्ड क्लाइमेट्स, कोल्डर देन डी, यहाँ पर टंड्रा आपको दिख जाएगा, और दूसरा आपको और ऊपर आप चले जाएं तो पोलर आइस कैप्स आपको दिख जाएंगी। तो टंड्रा को हम डिनोट करेंगे ई, एंड टी जो है टंड्रा, कैपिटल टी जो है वो टंड्रा डिनोट कर रहा होता है, एंड कैपिटल एफ जो है आपका पोलर आइस कैप्स डिनोट कर रहा होता है। इट डिनोट्स पेरेनियल आइस, यहाँ पर इसमें मतलब टंड्रा में ठंडा तो होता है लेकिन इतना नहीं होता है कि पेरेनियल आइस रहे। लेकिन अगर हम बात करें तो ट्रू समर यहाँ पर भी नहीं होता है, बोलने के लिए तो होता है समर, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा असर समर्स का नहीं देखने को मिलता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हाईलैंड्स की, तो हाईलैंड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो लैटिट्यूड के बेसिस में ना होके वो आपका ऑल्टीट्यूड के बेसिस में होता है। तो ऑल्टीट्यूड बेसिकली अगर हम माउंटेन की बात करूँ तो जो पीक वाला जो रीजन होता है वो वाला, तो यहाँ पर ये स्नो कवर आपको थ्रू आउट दैट देखने को मिलता है, एंड इसको कैपिटल लेटर एच से हम डिनोट करते हैं, तो हाईलैंड आपका ये हो गया। तो इस तरह से कोपेन ने क्लासिफाई करने की कोशिश करी है। आपको ज़्यादा डिटेल में अगर पढ़ना है तो आप अपनी एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं, लेकिन क्रक्स अगर मैं क्रक्स की बात करूँ तो क्रक्स इसका यही है। अगर 200 वर्ड्स में आता है इसको लिखने के लिए, डिनोट करने के लिए, तो आप इजीली इसका यूज़ करके आप कर सकते हैं। इवन अगर मैं प्रीलिम्स की बात करूँ तो प्रीलिम्स में भी यूजुअली जो पूछता है वो यही आपका पूछ सकता है कि लेटर आपको दे देगा, एंड लेटर के बेसिस पे आपको पूछ लेगा कि ये लेटर्स जो है कौन सा टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है डिनोट कर रहे होंगे। तो ये आपका हो जाएगा कोपेन्स स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अपना बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम पॉपुलर क्लासिफिकेशन देखेंगे, लेकिन पॉपुलर क्लासिफिकेशन देखने से पहले मैं आपको ना एक दो चीज़ें चाहता हूँ कि आप एक दो चीज़ें समझ जाएं। आपको ये मैंने प्रेशर बेल्ट्स जो हैं उस दिन बताई थी। तो जैसे आपका यहाँ पर अगर मैं इक्वेटोरियल रीजन की बात करूँ तो ये जो कुछ रीजन है यहाँ पर आपको मिल जाता है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ पर आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, यहाँ पर आपका हो जाता है फिर से लो सब पोलर लो। तो इस तरह से फिर यहाँ पर आपका पोलर हाई,
तो इस तरह से हमारी प्रेशर बेल्ट्स होती हैं, एंड ये जो प्रेशर बेल्ट्स होती हैं ये आपका विंड का मूवमेंट जो है गाइड कर रही होती है, क्योंकि विंड आपकी ब्लो हो रही थी फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो जैसे यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, इस वाले रीजन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका विंड का डायरेक्शन आपको कैसा दिख रहा है, फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट, इस कुछ इस डायरेक्शन में ऐसा कुछ है। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, इसकी वजह से इनका नाम हो जाता है। अगर मैं वेस्टर्लीज की बात करूँ तो द मूवमेंट इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, ऐसा कुछ हो जाता है। तो मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि समर्स एंड विंटर्स में ये जो प्रेशर बेल्ट हैं ये एग्जैक्टली 30 डिग्री पे या एग्जैक्टली 60 डिग्री पे आपको देखने को नहीं मिलेंगी। ये क्या होता है कि आपकी जो प्रेशर बेल्ट्स हैं वो शिफ्ट कर जाती हैं। अगर मैं विंटर्स की बात करूं एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करूं सिर्फ, तो विंटर्स में आपका जो प्रेशर बेल्ट है वो नीचे टूवर्ड्स साउथ आपको मूवमेंट देखने को मिलेगा। एंड समर्स की अगर मैं बात करूं तो जो आपका मूवमेंट है प्रेशर बेल्ट्स का वो ऊपर देखने को मिलेगा। तो इससे अब अंतर क्या पड़ता है, अब अंतर ये पड़ता है कि देखिए ये आपकी प्रेशर बेल्ट थी, सपोज मैं इस रीजन की बात कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर कहीं पे मेडिटेरेनियन रीजन है, उसका एग्जांपल हम ले लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली वहाँ पर होता होगा। ये आपका 30 डिग्री टू 40 डिग्री के आसपास यहाँ पर रहता है, इस वाले रीजन में कहीं पर आपका मेडिटेरेनियन रीजन आपका लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम मेडिटेरेनियन रीजन की बात कर लेते हैं कि अगर हम सपोज आपका ये जो है मेडिटेरेनियन रीजन है, इस तरह से देख लेते हैं। तो नॉर्मल कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या हो रहा होगा, नॉर्मल कंडीशंस में आपका जो वेस्टर्लीज हैं वो इस तरह से निकल जाती हैं एंड ईस्टर्लीज जो हैं इस तरह से आपको निकलते हुए मिल जाएंगी। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि जो वेस्टर्लीज हैं वो उसका इम्पैक्ट आपको मेडिटेरेनियन रीजन में नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा ऊपर से निकल जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एग्जैक्टली प्रेशर बेल्ट पे लाई कर रहा है। तो आपकी जो विंड्स है, विंड्स थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा रही होंगी, जैसे सपोज स्टार्ट यहाँ से कर रही है, लेकिन इसके डायरेक्शन की वजह से स्ट्राइक कहाँ पर करेगी, इस वाले रीजन पे कहीं पे स्ट्राइक करेगी, ना कि आपके मेडिटेरेनियन रीजन पे। एंड यहाँ पर आपका ईस्टर्लीज जो ट्रेड विंड्स हैं उनका भी असर देखने को नहीं मिल रहा है। उसकी वजह से होता क्या है कि आपका समर्स में या जो नॉर्मल जब टाइम होता है तो उस कंडीशन में यहाँ पे आपको रेनफॉल नहीं देखने को मिलेगी। अब रेनफॉल नहीं देखने को मिलेगी समर्स में। अब विंटर्स में क्या होता है कि विंटर्स में ये जो प्रेशर बेल्ट है ये थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाती है। ये जो बेल्ट थी यहाँ पर, ये पूरी सपोज हम मान लें कि ये पूरा का पूरा रीजन जो था आपका बेल्ट वाला था। अब ये बेल्ट अगर सपोज थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गई तो हम कुछ ऐसा देख सकते हैं कि ये बेल्ट जो है यहाँ पे पहुँच गई है। पहले इनिशियली यहाँ पर थी, अब यहाँ पर शिफ्ट होके नीचे आ गई है। आपका जो सब ट्रॉपिकल हाई वाली बेल्ट थी, तो अब यहाँ पर आपको नीचे आने की वजह से क्या मिलेगा कि जो वेस्टर्लीज है यहाँ से शुरू हो रही होंगी, तो वेस्टर्लीज का अब जो है इम्पैक्ट आपको यहाँ पर मेडिटेरेनियन रीजन में देखने को मिल जाएगा विंटर सीजन में। एंड विंटर सीजन में वेस्टर्लीज की वजह से यहाँ पर रेनफॉल जो है आपको देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि जो वेस्टर्लीज हैं ये कहाँ से आपका गर्म एरिया से आ रही हैं, गर्म एरिया से आ रही हैं एंड कोल्डर एरियाज़ की तरफ बढ़ रही हैं, कोल्डर एरियाज़ की तरफ बढ़ रही हैं। एंड वहाँ पे आपका ऑब्वियसली बात है कि टेम्परेचर एयर का गिरेगा तो जल्दी सैचुरेट हो जाएगी, सैचुरेट होने की वजह से वहाँ पर रेनफॉल आपको देखने को मिल जाएगा। तो इट ब्रिंग्स विंटर रेन्स इन मेडिटेरेनियन रीजन। तो बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे आपको समझाना था कि प्रेशर बेल्ट्स जो हैं ये समर्स एंड विंटर्स में नॉर्थ या साउथ मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा इन प्रेशर बेल्ट्स का। एंड उसकी वजह से जो हमारी विंड्स होती हैं, विंड मूवमेंट जो है उसमें अंतर आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है किसी पॉइंट पे वेस्टर्लीज जो है स्ट्राइक नहीं कर रही थी मेडिटेरेनियन रीजन पे, लेकिन विंटर्स में मूवमेंट अब थोड़ा सा नीचे से होना शुरू हो गया है, तो आपका स्ट्राइक करेंगी वो आपका मेडिटेरेनियन रीजन पे। तो अब स्ट्राइक करेंगे तो वहाँ पर आपका रेनफॉल भी उस वजह से आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं असर डाल रही होती हैं किसी भी रीजन के क्लाइमेट पे। तो स्पेशली जैसे ये जो प्रेशर बेल्ट्स का जो मूवमेंट है ये आपको जो क्लाइमेट में असर डाल रहा होगा वो डाल रहा होगा आपके ऐसे एरियाज़ में जो कि आपका बेल्ट के आसपास वाले जो रीजन होते हैं। सपोज ये वाला आपका रीजन हो गया, या फिर ये वाला रीजन हो गया, या फिर ये वाला
आपका रीजन हो गया। यहाँ पे तो खैर चलो लैंड उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा आपको, तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड काफ़ी है, तो यहाँ पर आपको लैंड पे उसका असर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव यही है कि हाँ आपका प्रेशर बेल्ट का मूवमेंट आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, एंड वो किस तरह से क्लाइमेट के हिसाब से, आपका सीज़न के हिसाब से क्लाइमेट चेंज लेके आ रहा होगा, वो थोड़ा सा आपको देखना है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ते हैं तो मैंने आपका यहाँ पर थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर दिया है आपकी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर हम बात करें आपका मैंने यहाँ पर लैटिट्यूड के हिसाब से क्लासिफाई कर दिया है। तो लैटिट्यूड आपको मिलेगा 1 2 3 4 5 जो है लैटिट्यूड की बेल्ट्स मैंने बना रखी हैं, एंड हर लैटिट्यूड की बेल्ट में आपको कुछ टाइप के क्लाइमेट देखने को मिलेंगे, तो वो हम देखेंगे। जैसे मैं 0 to 10 डिग्री नॉर्थ या साउथ की बात करूं तो वो वहाँ पर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ये पूरे के पूरे रीजन में आपको हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिल जाएगा। एंड अगर मैं वेजिटेशन की बात करूं तो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर कैसे ट्रीज हमने पहले भी डिस्कस किया है ना कि कैसे ट्रीज यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर आपके मिल जाते हैं एवरग्रीन टाइप ऑफ ट्रीज। दूसरा अगर बेल्ट की मैं बात करूँ तो ये आपका, अच्छा ये आपका जो पूरा क्लासिफिकेशन है ये पॉपुलर क्लासिफिकेशन के ऊपर बेसिस है, जो कि हम नॉर्मल पार्लेंस में यूज़ कर रहे होते हैं। कोपेन का क्लासिफिकेशन उतना ज़्यादा हम नॉर्मल पार्लेंस में यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, तो देखते हैं। एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको कैरेक्टरिस्टिक्स दे देगा क्लाइमेट के एंड पूछेगा कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स किस क्लाइमेट के हैं, या कोई क्लाइमेट टाइप आपको बता देगा एंड नीचे 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स दे देगा, एंड फिर बोलेगा कि आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स आइडेंटिफाई करने हैं पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्लाइमेट के। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं मेंस की बात करूँ तो यूपीएससी एज वेल एज यूकेपीएससी दोनों में ही इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं कि आपको कोई पर्टिकुलर क्लाइमेट दे देगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लेगा, या पर्टिकुलर क्लाइमेट में पर्टिकुलर कोई चीज़ अगर कर रही है, सपोज रेनफॉल ज़्यादा हो रही है या रेनफॉल कम हो रही है तो उसका रीज़न में भी पूछ ले। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपके बन सकते हैं। तो ये थोड़ा सा टॉपिक हमें अच्छे से देखना होगा। तो इक्वेटर का मैंने आपको बताया, इक्वेटोरियल जोन 0 to 10 डिग्री नॉर्थ में आपको इक्वेटोरियल हॉट वेट क्लाइमेट मिलता है। यहाँ पर आपका ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ आपका हॉट जोन की, हॉट जोन बेसिकली आपका 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ की हम बात कर रहे हैं। ये दोनों साउथ में भी, हम यहाँ पर सिर्फ मैंने नॉर्थ डिनोट किया है, लेकिन सेम चीज़ आपका साउथ में भी आपको देखने को मिलेगा। तो 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ के बीच में आपको मिल जाएंगे 3 टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। 3 टाइप में आपका एक तो आ जाता है हॉट डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट। हॉट डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या होगा कि यहाँ पर टेम्परेचर्स आपकी काफ़ी ज़्यादा होंगे। जो डायोडनल रेंज होती है टेम्परेचर की वो ज़्यादा होगी। डायोडनल रेंज मतलब आपका डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है कि कितना डिफरेंस है आपका हाईएस्ट टेम्परेचर में एंड लोवेस्ट टेम्परेचर विद इन द 24 आवर टाइम पीरियड, वो आपका डायोडनल रेंज हो जाता है। तो डायोडनल रेंज जो है ज़्यादा होती है, यानी कि दिन के टाइम ज़्यादा गर्म एंड रात के टाइम ज़्यादा ठंडा। उसके बाद सुदान टाइप ऑफ क्लाइमेट है। सुदान टाइप ऑफ क्लाइमेट इट्स बेसिकली आपका ग्रासलैंड वाला जो रीजन था वो आपको देखने को मिल जाएगा। सवाना भी आप जिसे बोलते हैं, ये आपका यहाँ पे मिल जाता है। उसके अलावा इसी जोन में आपका मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो इंडिया में आपको देखने को मिल रहा होता है, तो वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ टेम्परेट रीजन की, टेम्परेट को हमने 2 में बांट दिया है। एक है आपका वार्म टेम्परेट जो 30 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री नॉर्थ तक हम देखेंगे, एंड कूल टेम्परेट उसमें क्या है हम देखेंगे आपका 45 डिग्री नॉर्थ टू 65 डिग्री नॉर्थ तक। तो 30 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री नॉर्थ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको 3 टाइप ऑफ क्लाइमेट मिल जाएंगे। सबसे पहले आपको मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट मिल जाता है। तो जो मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है ये ज़्यादातर आपको मिल रहा होता है आपका वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में। ठीक है, अभी आगे चल के हम डिटेल में देखेंगे ये चीज़, लेकिन मतलब अभी के लिए सिर्फ आप ध्यान में रखें कि आपको मिलता कहाँ पर है, आपको टेम्परेट रीजन्स में मिलता है। टेम्परेट रीजन्स में भी कहाँ पे, वेस्ट कोस्ट में आपको मिल रहा होता है। उसके अलावा यहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स जैसे आपको मिल जाते हैं। मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट ऑलिव्स यहाँ पर काफ़ी हो रहे होते हैं। ठीक है, मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट एज वेल एज कुछ श्रब्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसका प्रोमिनेंट फीचर मैंने आपको अभी एक थोड़ा सा पहले बताया था कि यहाँ पर
समर्स आर ड्राई वाइल विंटर्स आर वेट। विंटर्स में रेनफॉल आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें स्टेपीज की, तो स्टेपी जो है बेसिकली आपका टेम्परेट ग्रासलैंड है। ये सवाना की तरह ही ग्रासलैंड है, लेकिन आपका टेम्परेट रीजन्स में ये ग्रासलैंड आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट, तो चाइना टाइप ऑफ क्लाइमेट भी आपको टेम्परेट जोन में मिल जाता है, स्पेशली जो वार्म टेम्परेट वाला जो जोन है वहाँ पर, एंड यूजुअली इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। कूल टेम्परेट जोन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका वेस्टर्न मार्जिन की अगर बात करूँ तो यहाँ पर वेस्टर्न मार्जिन में आपको मिल जाएगा ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट। एंड अगर मैं बात करूँ आपका सेंट्रल कॉन्टिनेंटल साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट, इसमें आपका मिल जाता है आपको एवरग्रीन कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये बेसिकली आपका जो क्लाइमेट है ये कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट समझते हैं आप। कॉन्टिनेंटल मतलब कि आपका जो सीज से दूर हो, आपका कॉन्टिनेंट के बीच में कहीं, ठीक है, तो आपका सीज से दूर वाला जो है, तो ये आपका सेंट्रल कॉन्टिनेंटल साइबेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। इसके बाद आपका ईस्टर्न मार्जिन लॉरेंशियल टाइप, अगर ईस्ट की तरफ आप चले जाएंगे तो यहाँ पर आपको ईस्टर्न मार्जिन लॉरेंशियल टाइप ऑफ क्लाइमेट मिल जाएगा। यहाँ पर आपका मिक्स्ड फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अगर मैं कोल्ड जोन में चले जाऊँ तो कोल्ड जोन में आपको 65 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ तक ये जोन आप बोल सकते हैं। एंड यहाँ पर आपको जो क्लाइमेट टाइप मिल जाएगा ये मिल जाएगा आर्कटिक और पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट। यहाँ पर वेजिटेशन की अगर मैं बात करूँ तो टंड्रा वेजिटेशन आपको मिल जाएगी, मॉसेस, लिचन्स, इस तरह के चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये सारे के सारे जो क्लाइमेटिक टाइप्स है ये हम डिटेल में देखेंगे अभी, लेकिन फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैंने इसको आपका लैटिट्यूड वाइज आपके लिए क्लासीफाई कर दिया है ताकि आपको क्लासीफाई करना थोड़ा सा ईजी हो जाए। तो अभी हम नीचे से ऊपर की तरफ देखते हुए चलेंगे। आज का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, मैं चाहता हूं कि आपका इक्वेटोरियल जोन एंड हॉट जोन हम कंप्लीट कर दें, एंड देन ये जो बाकी 3 जोन्स हैं ये हम कल वाली क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। इसमें एक और क्लाइमेट टाइप अगर मैं बात करूं तो हाईलैंड्स इसमें भी होता है। अब हाईलैंड्स को लैटिट्यूड्स के हिसाब से क्लासीफाई करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने आपका हाईलैंड्स को लैटिट्यूड के हिसाब से क्लासीफाई करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने अलग से, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ। तो हाईलैंड्स आर बेसिकली जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कोपेन में, वही चीज़ की जो आपका माउंटेन का अपर रीचेस में जहाँ पर स्नो कवर आपको थ्रू आउट द ईयर देखने को मिल रहा होता है, तो वो आपका हाईलैंड्स में आ जाता है। काफ़ी ज़्यादा ठंडा क्लाइमेट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, आपका एक एक करके हम ये क्लाइमेटिक टाइप्स देखेंगे। एंड क्लाइमेटिक टाइप्स, वहाँ के कैरेक्टरिस्टिक्स, वहाँ की लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपका द हॉट वेट इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट की। ये अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन आपको कहाँ पे मिलता है, ये मिल जाता है आपको 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ टू 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। या लोकेशन अगर मैं आपको और अच्छे से दिखाऊं तो लोकेशन आपकी ये वाली हो जाती है। ये जो है आपका ये अमेजॉन रेन फॉरेस्ट भी आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आपका कॉन्गो बेसिन आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में आपको ये क्लाइमेट देखने को मिल जाएगा, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो देखिए अमेजॉन में मिल जाएगा, कॉन्गो में मिल जाएगा, मलेशिया में मिल जाएगा, एंड ईस्ट इंडीज़ में आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं आपका टेम्परेचर्स की, तो टेम्परेचर जो है हाई रहते हैं एंड यूनिफॉर्म रहते हैं। यूनिफॉर्म मतलब आपका सीजनल चेंज ऑफ टेम्परेचर आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा कि जितना, मतलब अगर समर्स में एंड विंटर्स में मैं टेम्परेचर की बात करूं तो बहुत ज़्यादा अंतर यहाँ पर आपको टेम्परेचर में देखने को नहीं मिलेगा। इवन मैं अगर बात करूं कि डायगोनल रेंज कितनी हो जाएगी या डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर कितनी हो जाएगी, वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बहुत ही कम वो रेंज होती है। मतलब आपका हाईएस्ट टेम्परेचर्स में एंड लोएस्ट टेम्परेचर्स में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, क्योंकि टेम्परेचर थ्रू आउट द पीरियड मतलब ज़्यादा बना हुआ रहता है, हाई टेम्परेचर्स आपको देखने को मिल जाता है। बट टेम्परेचर के केस में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा तो होता है, लेकिन इट इज़ नॉट अनबेरेबल। अनबेरेबल नहीं होता है। अब अनबेरेबल क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर क्लाउडीनेस, मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर वाले रीजन में क्लाउडीनेस काफ़ी ज़्यादा होती है हाई इंसोलेशन की वजह से। उसके अलावा प्रेसिपिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसकी वजह से एक मॉडरेशन इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। मॉडरेट क्लाइमेट आपको देखने को मिल जाता है,
मतलब नॉट एग्जैक्टली मॉडरेट क्लाइमेट, बट वो मॉडरेट करने की कोशिश कर रहा होता है ये जो क्लाउडीनेस है एंड हैवी प्रेसिपिटेशन। तो टेम्परेचर ठीक ज़्यादा होते हैं, हाई होते हैं, लेकिन अनबियरेबल इस वजह से नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर नो विंटर्स आपको देखने को मिलेंगे, विंटर्स नहीं मिलेंगे देखने को। उसके अलावा हाई ह्यूमिडिटी है, ठीक है, हाई ह्यूमिडिटी तो होगी क्योंकि रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होती है, प्रेसिपिटेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके अलावा अगर मैं वेजिटेशन की बात करूँ तो वेजिटेशन जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वेराइटी आपको वेजिटेशन की देखने को मिल जाएगी। इवन अगर मैं प्लांट एनिमल के टर्म्स में बात करूँ आपकी वेराइटी की, तो एनिमल वेराइटी भी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाती है। अब ग्रेट वैरायटी ऑफ वेजिटेशन होता है, कई सारी स्पीसीज आपको देखने को मिल जाती हैं। एंड एट टाइम्स होगा क्या कि आपका बहुत ही छोटे रीजन में आपको बहुत ही अलग अलग स्पीसीज जो है प्लांट स्पीसीज की अगर मैं बात करूं देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा एक डिस्टिंक्ट लेयर अरेंजमेंट, डिस्टिंक्ट लेयर अरेंजमेंट क्या होता है कि यहाँ पर आपको अलग अलग लेयर्स जो है ट्रीज की देखने को मिल जाएंगे। एट टाइम्स बहुत हाई ट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगे, फिर कुछ हो सकते हैं आपको छोटे ट्रीज देखने को मिल जाएंगे। इन एरियाज में जो अंडर ग्रोथ होती है या जो ग्राउंड पे जो ग्रोथ हो रही होगी आपका श्रब्स की या जो छोटे प्लांट्स होते हैं उनकी, वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि जो ये ट्रीज होते हैं ये काफ़ी हाई होते हैं, इनकी कैनोपी एट टाइम्स बहुत ज़्यादा वाइड होती है। तो कैनोपी की वजह से जो सनलाइट है वो नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। नीचे पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी तो जो अंडर ग्रोथ होगी वो नेग्लिजिबल ही आपको देखने को मिलेगी इस रीजन में, क्योंकि कैनोपीज की वजह से पूरा का पूरा जो एरिया है वो ढका हुआ होता है एंड सनलाइट जो है अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती है। तो आपको डिस्टिंक्ट लेयर अरेंजमेंट दिखेगा, यानी कि जो पेड़ हैं वो उनके अलग अलग लेयर्स आपको देखने को मिल जाएंगी, कुछ ऊंचे होंगे, कुछ थोड़ा छोटे होंगे, कुछ मीडियम हाइट के होंगे। उसके अलावा मल्टीपल स्पीसीज, हेंस एक्सप्लॉयटेशन इज डिफिकल्ट। अब मैं आपको बता रहा था ना कि एक छोटे से एरिया में अलग अलग स्पीसीज ऑफ प्लांट आपको मिल जाएंगी, तो इसकी वजह से आपका एक्सप्लॉयटेशन मुश्किल हो जाता है। अब एक्सप्लॉयटेशन मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि सपोज आपको सिर्फ बी कैटेगरी का पेड़ चाहिए था, वो आपके लिए इकोनॉमिकली यूजफुल है। अब आप उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे तो लेकिन आपके उसके साथ बाकी इतने सारे ट्रीज हैं कि सिर्फ बी को अगर एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, आपको छाट छाट के बी को काटना पड़ेगा। तो एट टाइम्स इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन इस एरिया में मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर मैं इसको कंपेयर करूँ डेसिडुअस फॉरेस्ट से या मॉनसून टाइप ऑफ फॉरेस्ट से, तो वहाँ पे जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो उतना ज़्यादा स्पीसी डेंसिटी प्लांट्स की उतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो हो सकता है एक एरिया में आपको सिर्फ एक या दो टाइप के ही पेड़ मिले। सपोज यहाँ पर ए एंड बी ही है, सपोज इतने में ए हो गया, इतने में आपका बी हो गया, तो इसको एक्सप्लॉइट करना ईजी होगा ना, क्योंकि आपका पूरा का पूरा एक तरफ से आप काटना शुरू करेंगे एंड पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो है क्लियर करेंगे, क्योंकि ए जो है एक साइड है एंड बाकी स्पीसीज जो प्लांट की है वो यहाँ पर नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्पीसी ऑफ प्लांट्स जो है बहुत सारे एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो सिर्फ अगर मुझे बी ही बी चाहिए तो उसको निकाल पाना मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पर आपको फॉरेस्ट के क्लियरिंग्स देखने को मिलेगी। जैसे हम बात करते हैं अमेज़ॉन की भी, तो अमेज़ॉन में बीच में फॉरेस्ट फायर्स जो हुई थी उस समय भी आया था कि आपका फॉरेस्ट क्लियरिंग्स वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा की जाती है फॉर शिफ्टिंग एग्रीकल्चर एज वेल एज फॉर लम्बरिंग। उसके अलावा इन एरियाज़ का एक प्रोमिनेंट फीचर होता है, वहाँ पर आपको रबर एंड कोको प्लांटेशन देखने को मिल जाती है। उसके अलावा जैसे उन एरियाज़ में लोग मेज़ ग्रो कर रहे होते हैं, ट्रैपियोका ग्रो कर रहे होते हैं, तो इस तरह के क्रॉप्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये वो रीजन्स हैं जहाँ पर आपके इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट आपको देखने को मिल रहा होता है। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका जो क्लाइमेट है ये हो जाता है आपका ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट की अगर हम बात करें कि कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो ये आपको मिलता है आपका इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, बर्मा में, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, पार्ट्स ऑफ वियतनाम, साउथ चाइना एंड नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में। अगर मैं आपको मैप में दिखा दूँ तो मैप में ये वाला जो रीजन है इसमें आपको दो रीजन दिख जाएंगे, एक तो ट्रॉपिकल मानसून टाइप एंड ट्रॉपिकल मरीन टाइप। ट्रॉपिकल मानसून अभी हमें देखना है, तो ट्रॉपिकल मानसून वाला रीजन कौन सा हो जाएगा आपका, ये वाला, ठीक है। उसके अलावा आपका यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाएगा नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड मे बी यहाँ पर थोड़ा सा कुछ पोर्शन में आपको मिल जाए।
ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें क्या इसके फीचर्स हैं। आपका यहाँ पर जो ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, ये क्यों जनरेट हो रहा होता है, या क्लाइमेट पे सबसे ज़्यादा जो असर डाल रहा होता है वो होता है आपका डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी। डिफरेंशियल हीटिंग की अगर मैं बात करूँ तो क्या होता है आपका, समर्स में, सपोज इंडिया की हम बात कर लेते हैं, समर्स में अब लैंड जो है जल्दी गर्म होता है एज कम्पेयर टू आपका ओशन वाला जो रीजन है। टेम्परेचर्स आर रिलेटिवली हायर, क्योंकि लैंड जल्दी गर्म हो जाएगा। एंड ओशंस की अगर मैं बात करूँ, ओशन सपोज यहाँ पर ओशन है, टेम्परेचर्स आर रिलेटिवली लो, क्योंकि वाटर को ज़्यादा टाइम लगता है आपका अपना टेम्परेचर बढ़ाने में। तो देखिए अब समर्स में यहाँ पर टेम्परेचर अगर बढ़ जाएगा तो यहाँ पर एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा एंड यहाँ पर आपका हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। अब ये जो हाई प्रेशर एरिया आपका अरेबियन सी में जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो विंड है, विंड मूवमेंट आपको इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अपोजिट अगर मैं विंटर्स की बात करूँ तो विंटर्स में क्या होगा आपका, क्योंकि जो सी है उसको ज़्यादा टाइम लगता है कूल डाउन होने में, तो जो सी का टेम्परेचर्स हैं वो ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू आपके लैंड के, क्योंकि लैंड जो है जल्दी ठंडी भी हो जाती है तो टेम्परेचर आपका कम हो जाएगा। तो जो प्रेशर ये आपका ग्रेडियंट आपको दिख रहा था ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पर इस कंडीशन में एक हाई प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा एंड यहाँ पर आपका हो जाएगा लो प्रेशर एरिया। तो उस कंडीशन में आपका जो विंड का डायरेक्शन है वो इस तरह से कुछ हो जाएगा। तो ये जो सीजनल रिवर्सल है विंड्स का, इसकी वजह से आपका मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जनरेट हो रहा होता है। तो अगर हम क्रक्स में बोलें कि इट इज़ बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी, तो गलत नहीं होगा। अच्छा, रेनफॉल की अगर मैं बात करूँ तो समर्स में बेसिकली आपको रेनफॉल देखने को मिल रही होती है ड्यूरिंग मिड जून टू सितंबर वाले रीजन में, हाई टेम्परेचर्स इन हॉट ड्राई सीजन। अच्छा, इससे पहले अगर मैं बात करूँ फ्रॉम मार्च टू मई, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर टेम्परेचर होता है, हाई टेम्परेचर्स आपको देखने को मिल जाएगा एंड रेनफॉल नहीं हो रही होती है उस पीरियड में। एरियाज ऑफ हाई रेनफॉल अगर मैं बात करूँ, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, इनमें भी दो एरियाज में हम बांट सकते हैं कि जहाँ पर हाई रेनफॉल हो रही होगी मानसून क्लाइमेट में, तो वहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा वो इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम डेंस हो जाएगा। लेकिन अगर मैं लो रेनफॉल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको सिर्फ डेसिडुअस टाइप्स ऑफ ट्री आपको देखने को मिल जाएंगे। डेसिडुअस ट्रीज कौन से होते हैं, जो कि अपनी लीव्स जो है शेड कर रहे होते हैं इन विंटर सीजन, क्योंकि देखिए विंटर सीजन में अब रेनफॉल तो होगी नहीं, तो उनको अपना मॉइस्चर जो है वो प्रिवेंट करना होता है, मॉइस्चर लॉस जो है वो प्रिवेंट करना होता है। तो मॉइस्चर लॉस को प्रिवेंट करने के लिए वो अपना लीव्स जो है शेड कर देंगे, ताकि जो ट्रांसपिरेशन लॉस है वो मिनिमाइज, ट्रांसपिरेशन लॉसेस जो हैं वो मिनिमाइज किए जा सकें, इसलिए ये अपनी लीव्स जो हैं शेड कर देते हैं इन विंटर सीजन, बिफोर विंटर सीजन। अगर यहाँ पर मैं आपके क्रॉप्स की बात करूँ तो राइस जो है स्टेपल फूड है, क्योंकि रेनफॉल होती है एंड आपका मतलब हाई रेनफॉल होती है कुछ एरियाज़ में, एंड दूसरी चीज़ की आपका टेम्परेचर्स भी सूटेबल होते हैं, हाई टेम्परेचर्स होते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें एड कर रही होती हैं आपका राइस कल्टीवेशन में। तो राइस कल्टीवेशन इन एरियाज़ में आपको काफ़ी दिख जाएगा। उसके अलावा जो बाकी क्रॉप्स ग्रो हो रहे होते हैं उसमें आपको मिल जाएगा वीट, मेज, मिलेट्स आपको दिख जाएगा, सोरगम हो गया, ग्राम्स हो गया, बीन्स हो गया। इसके अलावा अगर मैं कैश क्रॉप्स की बात करूँ तो आपको जूट एंड शुगर केन बड़ा प्रोमिनेंटली देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं प्लांटेशन क्रॉप्स की बात करूँ तो टी, कॉफ़ी प्लांटेशंस आपको दिख जाएंगी। उसके अलावा कुछ एरियाज़ में यहाँ पर भी आपको शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है देखने को मिल जाता है। तो ये हमारी कहानी हो गई मानसून, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट की। अब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट से ही मिलता जुलता जो है आपका ट्रॉपिकल मरीन क्लाइमेट भी होता है, तो इसको भी हम देख लेते हैं। इट अकर्स बेसिकली इन आपका ईस्ट कोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल लैंड्स। ईस्ट कोस्ट यानी कि आपका ट्रॉपिकल लैंड्स आपका यहाँ पर हम बना लेते हैं 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, एंड यहाँ पर आपका ईस्ट कोस्ट सपोज हमने कहीं पे किसी उसका हमने ड्रॉ कर दिया, कोई कॉन्टिनेंट इस तरह से है, तो ये आपका ईस्ट कोस्ट हो गया।
ईस्ट कोस्ट यहाँ पर है, तो आपको पता है कि ईस्ट कोस्ट में मैंने ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन क्या बताया था आपको, इस तरह से कुछ ट्रेड विंड्स जा रही थी। अब ट्रेड विंड्स जब यहाँ पर इस ईस्ट कोस्ट पे स्ट्राइक करेंगी तो यहाँ पर रेनफॉल लेके आएंगी। तो रेनफॉल जो लेके आएंगी वो कहीं ना कहीं एक अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल, जो हमें ट्रॉपिकल मानसून के केस में एक अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल रहती है, क्योंकि कभी कभी हो सकता है कि मानसून स्ट्रांग हो तो रेनफॉल अच्छी हो जाती है, कभी रेनफॉल जो है कम हो जाती है बिकॉज ऑफ वीकर मानसून्स। ये जो अनसर्टेनिटी है वो ट्रॉपिकल मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट में नहीं मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो ईस्टर्न मार्जिन है वो थ्रू आउट द ईयर यहाँ पर आपका ईस्टर्ली जो विंड्स हैं या जो मैं ट्रेड विंड्स की बात कर रहा हूँ वो चलती रहती हैं। उसकी वजह से यहाँ पर आपको रेनफॉल होती हुई दिख जाएगी। यहाँ पर ड्राई पीरियड कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर आपका ट्रेड विंड्स जो है चलती हुई आपको मिल जाएंगी। लोकेशन की अगर मैं बात करूँ, ईस्ट कोस्ट ऑफ ट्रॉपिकल लैंड्स, स्टेडी रेनफॉल फ्रॉम ट्रेड विंड्स, ये भी ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया है। रेनफॉल बोथ ओरोग्राफिक एज वेल एज कन्वेक्शनल। अब ओरोग्राफिक आपको पता था कि यहाँ पर जैसे अब ये विंड्स आएंगी, अब यहाँ पर अगर सपोज माउंटेन रेंजेस हैं तो जो विंडवर्ड साइड है यहाँ पर आपका स्ट्राइक करके ओरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ पर हो जाएगी। उसके अलावा कन्वेक्शनल रेनफॉल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, क्योंकि हाई टेम्परेचर रीजन है। नो डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड दो लार्जर रेनफॉल अकरिंग ड्यूरिंग समर्स। अब यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि ड्राई पीरियड नहीं होता है, क्योंकि थ्रू आउट द ईयर ट्रेड विंड्स चलती रहती हैं, लेकिन स्टिल अगर हम बात करें कि ज़्यादा रेनफॉल कब होती है तो वो आपका समर्स में होती होंगी एज कम्पेयर टू आपके विंटर्स में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि विंटर्स में रेनफॉल नहीं होगी, विंटर्स में भी रेनफॉल थोड़ा बहुत होती ही है। नाउ इट इज मोर प्रोन टू ट्रॉपिकल साइक्लोन्स एज दे मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड्स। अच्छा देखिए, मैं आपको उस दिन बता रहा था कि जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, सपोज यहाँ पर आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन एक डेवलप हुआ है। अब मैं आपको बता रहा था कि जो ट्रेड विंड्स हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करेंगी, तो ट्रेड विंड्स ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसको भी ईस्ट की तरफ लेके जाएंगी, एंड ईस्ट की तरफ आपका जो ईस्टर्न कोस्ट है यहाँ पर आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है स्ट्राइक कर जाएगा। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो एरियाज ट्रॉपिकल साइक्लोन से अफेक्टेड होते हैं वो आपका ईस्टर्न कोस्ट पे होते हैं। जैसे अगर मैं इंडिया के केस में भी अगर बात कर लूँ, तमिलनाडु हो गया, आपका उड़ीसा हो गया, यहाँ पर आपको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ ट्रेड विंड्स। ठीक है, इसके अपोजिट में जैसे मैं उस दिन बात कर रहा था आपका एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, है जो टेम्परेट रीजन्स में जो साइक्लोन डेवलप हो रहे होते हैं। सपोज यहाँ पर कोई साइक्लोन जो है डेवलप हो रहा है, तो ये अब यहाँ पर वेस्टर्लीज का डायरेक्शन कैसा होता है, इस तरह से होता है टुवर्ड्स वेस्ट। तो ये इस साइक्लोन को अपना वेस्टर्न कोस्ट पे स्ट्राइक करवाएंगे, तो जो आपको देखने को मिलेगा कि ये स्ट्राइक वेस्टर्न कोस्ट पे करते हैं। लेकिन ये जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं इनका जो सोर्स होता है वो सी में नहीं होता है, वो फ्रंटल ओरिजिनेशन होता है इसका ना। तो इसकी वजह से ये एट टाइम्स बहुत ज़्यादा दूर तक ट्रैवल कर जाते हैं ओवर द लैंड, तो आपको इम्पैक्ट जो है काफ़ी लंबे रीजन तक देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ की बात करूँ आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की, तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो है ये जैसे ही आपका लैंड पे पड़ेंगे तो इसका जो सोर्स होता है वो सी से उसको एनर्जी मिल रही होती है। अब सी से अगर उसका लिंक हट जाएगा, जैसे ये लैंड पे आएगा तो इसका एनर्जी जो है डिसिपेट हो जाएगा, एंड आप देखेंगे कि ज़्यादा दूर तक ये साइक्लोन नहीं जा पाता है ओवर द लैंड, एंड जल्दी ही डिसिपेट हो जाता है। तो हम स्टार्ट यहाँ से किया था कि आपका ट्रॉपिकल साइक्लोन से इस एरिया में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि ईस्टर्न कोस्ट में ये क्लाइमेट आपको देखने को मिल रहा होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं वेजिटेशन की बात करूँ तो वेजिटेशन इसका कुछ सिमिलर हो जाता है टू ट्रॉपिकल मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट, ऑल्दो लेस वेरिएशन इन रेनफॉल। अब वेरिएशन कम क्यों होता है, क्योंकि ट्रेड विंड्स जो है थ्रू आउट द ईयर आपकी चलती रहती हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट की अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाता है आपका सवाना या सुदान टाइप ऑफ क्लाइमेट। अब लोकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये आपको इस रीजन में मिल जाता है, ये आपका वेस्टर्न अफ्रीका हो गया। वेस्टर्न अफ्रीका से एक बेल्ट आती है आपके सेंट्रल अफ्रीका की तरफ, थोड़ा सा ईस्टर्न अफ्रीका को फिर नीचे साउथ में आके ईस्टर्न अफ्रीका को कवर करके दोबारा से ये जो बेल्ट है आपकी मिल जाती है ऑन वेस्ट कोस्ट। तो एक तो ये रीजन हो गया। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया आपको मिल जाएगा। उसके अलावा अगर मैं साउथ अमेरिका की बात करूँ तो साउथ अमेरिका में आपको दो स्पॉट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, एक है इक्वेटर के नॉर्थ में, एक है इक्वेटर के साउथ में।
तो ये जो ऊपर वाला है इसका नाम हो जाता है लैनोस, एंड नीचे वाला जो है वो हो जाता है आपका कैंपोस। तो इन रीजन्स में देखने को मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर भी है लोकेशन आपका ऑन वेस्ट अफ्रीकन सूडान, सेंट्रल अफ्रीका, साउथ अमेरिका में लानोस एंड कैंपोस, एंड नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिल जाएगा। इट इज़ बेसिकली अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड डेजर्ट क्लाइमेट, कि मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट जो है इसके बीच में, क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल रिलेटिवली ज़्यादा होती है, एंड अगर मैं बात करूँ ड्राई डेजर्ट में तो रेनफॉल बिल्कुल ही कम हो जाएगी। तो इसके बीच में एक ट्रांजिशन जोन जैसा होता है कि हाँ, यहाँ पर मॉडरेट टाइप ऑफ रेनफॉल आपको देखने को मिल रही होती है। अगर मैं बात करूँ ऑल्टरनेट हॉट रेनी सीजन, समर्स में यहाँ पर आपका रेनी सीजन देखने को मिलता है, एंड कोल्ड ड्राई विंटर्स, यहाँ पर विंटर्स में आपको ठंडा देखने को मिलेगा, एज वेल एज ड्राई सीजन देखने को मिल जाता है। अगर मैं डायurnal रेंज की बात करूं तो आपका काफ़ी मतलब हाई होती है डायurnal रेंज, यहाँ पर जैसे आपको देखने को मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 30 to 40 डिग्रीज कि आपका जो हाईएस्ट टेम्परेचर है एंड लोएस्ट टेम्परेचर है एक दिन में, उसके बीच में एट टाइम्स आपका 30 से 40 डिग्री का अंतर आपको देखने को मिल जाता है। वेजिटेशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको ट्रीज मिलते हैं, लेकिन शॉर्ट ट्रीज मिलते हैं, शॉर्ट डेसिड्यूस ट्रीज मिलेंगे, एंड उसके अलावा आपको ग्रास, टॉल ग्रास देखने को मिल जाएगा इवन अप टू हाइट ऑफ 12 फीट। ट्रीज की अगर मैं बात करूं तो दे यूजुअली हैव ब्रॉड ट्रंक्स, ब्रॉड ट्रंक्स होता है ताकि वो ज़्यादा पानी जो है अपने ट्रंक्स में स्टोर कर सके, क्योंकि यहाँ पर आपका विंटर्स में सस्टेन कर सके, क्योंकि विंटर्स जो है बिल्कुल ही ड्राई पीरियड हो जाता है। इसके अगर अलावा मैं बात करूं जैसे अफ्रीका में जो रीजन मैंने आपको बताया था, तो अफ्रीका में आपको जैसे बिग गेम कंट्री भी उस रीजन को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपका एनिमल लाइफ काफ़ी फ्लरिश कर रही होती है। एनिमल्स में आपका लायंस, टाइगर्स, इस तरह के एनिमल्स आपको मिल जाते हैं। उसकी वजह से यहाँ पर ना हंटिंग काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, तो उस हंटिंग की वजह से इसका नाम आपका जो है बिग गेम कंट्रीज भी आप बोल देते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पर लोग जो रह रहे थे उनकी, तो दो तरह के लोग आपको देखने को मिल जाएंगे। एक तो हो गया आपका कैटल पास्टोरलिस्ट, जो कि ट्रैवल कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे अगर मैं बात करूँ आपका ईस्टर्न अफ्रीकन प्लेटियो में आपको मसाई देखने को मिल जाते हैं। ये जो है यहाँ पर अगर आज की हम बात करें तो अब सिर्फ केनिया एंड तंजानिया तक ये रिस्ट्रिक्टेड हो गए हैं। इन लोगों के लिए इनकी जो कैटल होती है वही सब कुछ होती है, क्योंकि देखिए वेजिटेशन, देखिए जो पेड़ हैं वो तो उतने ज़्यादा होते नहीं हैं, एंड ये लोग कंटिन्यूसली ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो अपनी कैटल को अपने साथ ट्रैवल करवा रहे होते हैं, और जहाँ पे भी अच्छा इनको फीडिंग ग्रास मिलेगा कैटल के लिए, वहाँ पे ये लोग चल देते हैं। तो इनके केस में जो कैटल है इट्स द सिंबल ऑफ वेल्थ, कि जिस पे जितना ज़्यादा कैटल होगा वो उतना ज़्यादा अमीर आदमी समझा जाता है। इवन कैटल का इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है कि जब भी लोग शादी कर रहे होते हैं तो उसके बाद जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के लिए सॉर्ट ऑफ पेमेंट कर रहा होता है। अगर मैं डाउरी का रिवर्स वर्जन कहूँ तो वो देखने को मिलेगा कि हस्बैंड जो है वाइफ के फादर को कैटल दे रहा होता है फॉर पेमेंट ऑफ वाइफ, कि हाँ एक तरह से मतलब वाइफ के लिए पे कर रहा है। एंड लेकिन वो जो पेमेंट होता है, मज़ेदार बात ये है कि वो जो पेमेंट भी होगा वो आपका कैटल के टर्म्स में हो रहा होता है। अच्छा, कैटल का ये यूज़ क्या करता है? कैटल का जो ये यूज़ है ये मीट के लिए बहुत कम करते हैं। मीट के लिए तभी करेंगे जब वो नेचुरल डेथ अगर इनके कैटल की हो जाए। यूजुअली ये जो यूज़ कर रहे होते हैं, दो यूज़ होता है, एक तो आपका मिल्क हो गया एंड दूसरा हो गया ये ब्लड। तो ब्लड क्या है कि ये ब्लड पी जाते हैं कैटल का। ये गले के पास में मतलब एक थ्रेड सा बांध देंगे, उसकी वजह से जो वेन्स हैं वो सोलो हो जाती हैं, सोलन हो जाती हैं, एंड वहाँ पे फिर छोटा सा प्रिक करेंगे ताकि जो ब्लड है वहाँ से ऊज आउट कर सकें, एंड वो जो ब्लड है ये पी जाते हैं। तो इस तरह का कुछ कुछ लाइफस्टाइल इनका होता है, थोड़ा सा भयानक और डरावना। अगर मैं सेटल्ड कल्टीवेटर्स की बात करूं तो सेटल्ड कल्टीवेटर्स में आपको हौसा लोग दिख जाएंगे नॉर्दर्न नाइजीरिया के। ये लोग आपका कई सारे क्रॉप्स जो हैं वो कल्टीवेट कर रहे होते हैं, जैसे आपको मेज़ मिल जाएगा, मिलेट मिल जाएगा, ग्राउंड नट्स देखने को मिल जाएंगे, बीन्स मिल जाएंगे, बनानास, कॉटन, टबैको। उसके अलावा हौसास के केस में ये एक अच्छी चीज़ कर रहे होते हैं,
ये क्या करते हैं, अपना क्रॉप जो है रोटेट कर देते हैं। क्रॉप रोटेशन इन द सेंस कि इनके पास सपोज 2 फील्ड है, फील्ड 1 एंड फील्ड 2। तो एक सीजन में इन्होंने सपोज इसमें अपना क्रॉप उगाया, तो अगले सीजन में इसको ना ये फैलो छोड़ देते हैं टू रीगेन फर्टिलिटी, एंड उस केस में फिर ये इसमें ग्रो करेंगे। एंड ये जो साइकिल है ये कंटिन्यूस चलती रहेगी कि एक साल इसमें, एक साल फिर इसमें, एक सीजन में इसमें, एक सीजन में इसमें। तो इससे क्या होता है कि जो लैंड की फर्टिलिटी है वो बनी रहती है एंड यील्ड जो है प्रॉपर होती है। तो ये एक मज़ेदार चीज़ है हौसा लोगों के केस में कि वो ट्रेडिशनली इस चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं, जो प्रैक्टिस आज हम लोगों को बोल रहे होते हैं फॉलो करने के लिए। तो क्रॉप रोटेशन आपको देखने को मिल जाएगा। रीजन हम देख चुके हैं कि किस रीजन में आपका सवाना या सूडान टाइप ऑफ क्लाइमेट मिल रहा होता है। ये वाला रीजन है बेसिकली आपका ग्रासलैंड्स, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी आप इसे बोलते हैं। ठीक है, अगर आज के लिए लास्ट टॉपिक की मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपका हॉट डेजर्ट एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट क्लाइमेट। दो डेजर्ट हम देखेंगे इसमें। एक तो हॉट डेजर्ट हो गया, हॉट डेजर्ट आपका जो कि ट्रॉपिक्स में आपको मिल जाएगा, इस वाले रीजन में हॉट डेजर्ट मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपका यहाँ पर हो जाएगा मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। देखिए अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो लोकेशन ऑफ हॉट डेजर्ट्स इट्स आपका वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स। अब वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में क्यों आपको देखने को मिलेगा? बिकॉज ऑफ ऑफशोर ट्रेड विंड्स। जैसे मैं बात कर रहा था आपका, सपोज ये है इक्वेटर एंड ये है आपका 30 डिग्री, सपोज यहाँ पर कोई एरिया है। तो मैं आपको बता रहा था कि ट्रेड विंड्स चलती हैं। तो ट्रेड विंड्स का डायरेक्शन किस तरह से होता है? कुछ इस डायरेक्शन में होता है। ऑफशोर होती हैं, ऑफशोर मतलब शोर से दूर जा रही होती हैं। तो देखिए शोर से अगर दूर कभी विंड्स जा रही होंगी तो ये मॉइस्चर तो नहीं लाएंगी ना अपने शोर की तरफ। अब शोर की तरफ अगर ये मॉइस्चर नहीं लेके आएंगी तो इन एरियाज में बारिश जो है आपको नहीं देखने को मिलेगी एंड एरिड रीजन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो एरिड रीजन है इसकी वजह से डेजर्ट यहाँ पे डेवलप हो जाता है। जैसे एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो सहारा हो गया आपका, जो वेस्टर्न फ्लैंक में आपको दिख रहा है, थार हो गया, कालाहारी हो गया। तो ये सारे डेजर्ट्स जो हैं आपको वेस्टर्न रीजन में मिल जाएंगे, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट्स में मिल जाएंगे बिटवीन 15 डिग्री नॉर्थ साउथ टू 30 डिग्री नॉर्थ साउथ। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स की, तो ये मिलते हैं आपके इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स में। अब जैसे यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये चलिए यहाँ पर बना लेते हैं। जैसे सपोज ये 30 डिग्री हो गया, ये हो गया आपके 60 डिग्री। तो अब इस केस में क्या होता है कि सपोज यहाँ पे कॉन्टिनेंट है हमारा, ऐसा कुछ। अब वेस्टर्लीज का जो डायरेक्शन है वो आपका इस डायरेक्शन में होता है, लेकिन अब देखिए ये यहाँ पर इस एरिया में रेनफॉल करेगा, लेकिन जो कॉन्टिनेंट का अंदर वाला जो रीजन है यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसका जो मॉइस्चर है वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाता है। मॉइस्चर ख़त्म होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये इस रीजन तक मॉइस्चर नहीं ला पाता है एंड ये जो रीजन है ये ड्राई ही रह जाएगा। यहाँ पर रेनफॉल नहीं ये विंड्स कर पाती हैं। तो इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा जो डेजर्ट है ये कहाँ पाया जाएगा, आपका इंटीरियर रीजन्स ऑफ कॉन्टिनेंट इन टेम्परेट लैटिट्यूड। अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो आपको गोबी डेजर्ट मिल जाएगा, तुर्किस्तान आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये जो दो आपको डेजर्ट्स हैं देखने को मिल जाते हैं मिड लैटिट्यूड रीजन में। रीजन मैंने आपको बताया कि जो आपका विंड्स होती हैं वो आपकी इतने अंदर तक मॉइस्चर नहीं ला पाती हैं, वो अपना मॉइस्चर पहले ही शेड कर देंगी। तो शेड कर देंगी तो उसकी वजह से जो इंटीरियर या जो कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट जो हम बात कर रहे थे ना कि जो इंटीरियर्स ऑफ क्लाइमेट इंटीरियर्स ऑफ कॉन्टिनेंट है वहाँ तक आपका नहीं ये विंड्स पहुँच पाती हैं। अब यहाँ पर दे भी रखा है ड्यू टू कॉन्टिनेंटैलिटी विंड्स लूजिंग मॉइस्चर बाय द टाइम दे रीच द प्लेस। अब देखिए लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस है। जैसे पैटागोनियन डेजर्ट की अगर मैं बात करूँ, ये इसमें ना कॉन्टिनेंटैलिटी इफेक्ट की वजह से नहीं हो रहा होता है आपका डेजर्ट क्लाइमेट। यहाँ पर जो डेजर्ट टाइप ऑफ क्लाइमेट है वो आपका हो रहा होता है बिकॉज ये जो पैटागोनियन डेजर्ट है ये इट लाइज ऑन द लीवर्ड साइड ऑफ एंडेज माउंटेन। जैसे ये सपोज आपका एंडेज हो गया और ये जो पैटागोनियन डेजर्ट है ये इस तरफ हो गया। तो यहाँ पर आपकी जैसे विंड्स आएंगी तो रेनफॉल तो सिर्फ इसी रीजन में करेंगी ना,
यहाँ पे इस तरफ इस वाले रीजन में आपका रेनफॉल नहीं होगा, तो रेनफॉल नहीं होगा तो इसकी वजह से आपका डेजर्ट जो है यहाँ पर डेवलप हो गया है, पैटागोनियन डेजर्ट जो है यहाँ पर डेवलप हो गया है। तो अलग अलग रीजन्स की वजह से एट टाइम्स मिड लैटिट्यूड डेजर्ट डेवलप होते हुए दिख जाएंगे। एक तो मैंने आपको बताया कि कॉन्टिनेंटैलिटी की वजह से, दूसरा आपको मिल जाएगा बिकॉज ऑफ लाइंग ऑन लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन रेंजेस। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ होती है यहाँ पर कोल्ड करंट जो है उनका ना डेसिकेटिंग इफेक्ट होता है। इस डेसिकेटिंग इफेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। देखिए, ये आपको यहाँ पर कोल्ड करंट्स कुछ दिख रहे होंगे। कोल्ड करंट्स जो ठंडे एरिया से ला रहे होते हैं ठंडा पानी गर्म एरिया की तरफ, जैसे यहाँ पर हो गया पेरुवियन करंट हो गया, यहाँ पर कैलिफोर्नियन हो गया, यहाँ पर कैनरी हो गया, यहाँ पर बेंगुएला हो गया, यहाँ पर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट हो गया। अब देखिए, पेरुवियन करंट का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि होता क्या है। यहाँ पर पेरुवियन करंट आया, अपने साथ ठंडा पानी लेके आया। अब ठंडा पानी आएगा तो आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो रीजन है यहाँ पर आपका कोल्ड सरफेस वाटर, कोल्ड सरफेस वाटर की वजह से जो वहाँ की एयर होगी उस एरिया की, वो भी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ये जो टेम्परेचर है वहाँ पे ठंडा हो जाता है। अब होता क्या है कि सपोज वैसे तो यहाँ पर विंड्स जो है, ट्रेड विंड्स चल रही होती है, तो विंड्स जो है ऑफशोर चलती हैं, लेकिन कभी अगर ट्रेड विंड्स जो है वीक पड़ जाए एंड जो विंड का डायरेक्शन है सपोज इस तरफ हो भी जाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि ये जो विंड्स है इस ठंडे रीजन में पहुंच के अब सरफेस के आसपास ही अपना मॉइस्चर जो है, कंडेंसेशन इसका होने लगता है, या जो ड्यू पॉइंट है वो अचीव होने लगता है। क्योंकि ठंडा एरिया था, अचानक यहाँ पर आया, तो यहाँ पर आने की वजह से बिल्कुल ठंडे रीजन की वजह से यहाँ पर आपको कंडेंसेशन देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो कंडेंसेशन है ये क्लाउड फॉर्म नहीं करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी कंडेंसेशन पास में होगा आपके लैंड सरफेस के, तो वहाँ पर आपका कंडेंसेशन लीड्स किस फॉर्म में होता है, आपका फॉग या मिस्ट के फॉर्म में, फॉग या मिस्ट के फॉर्म में। तो होगा क्या कि ये जो विंड्स जो है, मॉइस्चर लेडन विंड्स का भी सपोज यहाँ पर आती भी है, तो ये फॉग एंड मिस्ट क्रिएट करेगा, ना कि आपका क्लाउड मतलब फॉर्मेशन इसकी वजह से नहीं हो पाएगा। अब क्लाउड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो रेनफॉल नहीं हो पाएगी। तो ये तो डेसिकेशन इफेक्ट हो गया। अब इसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो मॉइस्चर है वो तो यहाँ पर यहीं तक रह गया, लेकिन ये जो ड्राई विंड्स हैं, अब क्योंकि मॉइस्चर तो इन्होंने यहाँ पर ही अपना छोड़ दिया फॉग और मिस्ट के फॉर्म में, ये जो ड्राई विंड्स है ये अंदर की तरफ जाती हैं। जब ये अंदर की तरफ सपोज जाएंगी तो अंदर की तरफ जाके ड्राई विंड्स हैं, तो ड्राई विंड्स रेनफॉल तो लाएंगी नहीं। तो इसकी वजह से यहाँ पर आपका डेजर्ट रीजन जो है होने के पीछे ये कारण भी है, बिकॉज ऑफ डेसिकेशन इफेक्ट। डेसिकेशन इफेक्ट आपको समझ में आया होगा कि ये जो कोल्ड करंट्स हैं उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ का टेम्परेचर जो है ठंडा हो जाता है। तो जब कभी सपोज मॉइस्चर लेडन विंड्स आए भी यहाँ पर, तो मॉइस्चर लेडन विंड्स जो है आपका जो मॉइस्चर है वो कंडेंस होने लगता है सरफेस के पास में ही, एंड आपका फॉग एंड मिस्ट जो है वहाँ पर जनरेट हो जाता है। एंड वो जो विंड्स है वो आगे मूव कर जाएंगे, लेकिन जब वो आगे मूव करेंगे तो उनका मॉइस्चर तो पीछे ही छूट जाएगा, तो सिर्फ ड्राई विंड्स आगे मूव करेंगी। एंड ड्राई विंड्स मूव करेंगे तो आगे के रीजन्स में जहाँ पे वो ट्रैवल करेंगे तो वहाँ पर आपका रेनफॉल नहीं लेके आ रही होगी। तो ये जो है आपका डेसिकेशन इफेक्ट भी आप बोलते हैं। तो कोल्ड करंट ऑन वेस्ट कोस्ट लीडिंग टू डेसिकेटिंग इफेक्ट, फॉग मिस्ट क्रिएशन हो रहा होता है। अब जैसे पेरू कोस्ट का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा था, ठीक है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर हाई टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाएगा डेजर्ट्स में। रीज़न क्या होता है, क्योंकि आपका क्लियर क्लाउडलेस स्काइज होते हैं, इसलिए ज़्यादा इंसोलेशन हो जाएगा, इंटेंस इंसोलेशन हो जाएगा। उसके अलावा आपकी जो एयर है वो ड्राई होती है, एयर ड्राई होती है तो मॉडरेशन इफेक्ट नहीं आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। उसके अलावा जो रेट ऑफ एवेपोरेशन है वो भी रैपिड होता है, तो जो अगर कोई सरफेस पे मॉइस्चर भी होगा तो वो भी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, तो इसकी वजह से टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स जो है कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं टुवर्ड्स हाई टेम्परेचर्स इन दीज रीजन्स। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ कोस्टल डेजर्ट्स जो होते हैं, कोस्टल डेजर्ट्स में जो आपको टेम्परेचर देखने को मिलेगा वो रिलेटिवली मच लोअर देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। मैरीटाइम इन्फ्लुएंस मतलब आपका जो ओशन वाटर है या जो सी वाटर है ये आपका ठंडा होता है, तो उसकी वजह से आपका जो ठंडी विंड्स चलेंगी टुवर्ड्स
लैंड, उसकी वजह से आपका टेम्परेचर जो है कुछ हद तक रेगुलेट हो रहा होता है, तो आपको टेम्परेचर उतना ज़्यादा नहीं नहीं मिलेगा कोस्टल डेजर्ट्स के केस में। उसके अलावा जो कोल्ड करंट्स हैं उसका कूलिंग इफेक्ट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कोल्ड करंट्स आएंगे तो अपने साथ ठंडा पानी लेके आएंगे। ठंडा पानी अगर लेके आएंगे तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं कूलिंग हो जाएगी उस पूरे रीजन की, तो उसकी वजह से भी आपका जो कोस्टल डेजर्ट्स है वहाँ पर टेम्परेचर आपका रिलेटिवली आपको देखने को मिलेगा कि टेम्परेचर जो है उतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो हाई टेम्परेचर डेजर्ट्स हैं उनके, या जो इंटीरियर में जो डेजर्ट्स हैं उनके। अच्छा, यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा कि हाई डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है। टेम्परेचर मतलब किसी भी दिन में हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर के बीच का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि दिन में तो देखो इंसोलेशन ज़्यादा होती है तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होने के रीज़न हमने देख लिए थे, लेकिन नाइट्स में क्या होता है कि यहाँ पर अब मॉइस्चर तो होता नहीं है हवा में, ना ही क्लाउड्स होते हैं, तो इसके वजह से आपको जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिल पा रहा होता है। तो वो जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है अगर नहीं देखने को मिलेगा तो जो आपका जो जितना भी टेम्परेचर बढ़ा था सरफेस का, जब वो हीट देना शुरू करेगा अर्थ का सरफेस बाहर की तरफ, तो सारा का सारा रेडिएशन के फॉर्म में स्पेस में चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा, आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो उसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो काफ़ी कम हो जाता है इन रीजन्स में। ये सारे एरियाज हैं जहाँ पर हम बात कर रहे थे कि आपका डेजर्ट्स हैं। ये सारे जो ब्लैक में हैं, ब्लैक में आपका हॉट डेजर्ट्स हो जाएगा। एंड अगर ये जो मैं मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स की बात कर रहा था, तो तुर्किस्तान जैसे मैं आपको बता रहा था, गोबी डेजर्ट मैंने आपको बताया था, तो ये आपके हो गए मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स। दोनों का ही फॉर्म होने के पीछे रीज़न अलग अलग होते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट भी ये दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ की अगर मैं वेजिटेशन की बात करूँ तो वेजिटेशन में आपको मिल जाएगा ड्राउट रेजिस्टेंट श्रब्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ओकेजनली डेट पाम्स देखने को मिल जाएंगे, लेकिन डेट पाम्स जो है ऐसी जगह पर देखने को मिलेंगे जहाँ पर आपका वाटर जो है हो, मे बी ओएसिस हो सकता है, या कोई डैम कहीं किसी रिवर पे हो सकता है जिसके थ्रू वाटर जो है डाइवर्ट किया गया हो, तो वहाँ पर उन एरियाज़ में आपको डेट पाम्स देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा कुछ हर्ब्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, वीड्स मिल जाएंगे, एज वेल एज रूट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ एटाकामा डेजर्ट जो है, जो कि पेरू कोस्ट में है, तो यहाँ पर क्या होता है आपका फॉग मिस्ट जनरेशन हम देख रहे थे कि कोल्ड करंट्स की वजह से आपका डेसिकेशन इफेक्ट की वजह से फॉग एंड मिस्ट जो है वो डेवलप कर रही होती है। तो ये जो फॉग मिस्ट है, जब ये वहाँ के लैंड सरफेस से इंटरेक्ट करेगी तो इट नरिशेस अ थिन कवर ऑफ वेजिटेशन, कि आपका जो अपर सरफेस है सॉइल का, उसको कुछ हद तक मॉइस्ट बना देगी। मॉइस्ट होने की वजह से वहाँ पर मे बी एक थिन कवर ऑफ वेजिटेशन जो है आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा अंदर तक आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ बाहर कोस्टल एक थिन सी बेल्ट होगी जहाँ पर आपको फॉग मिस्ट का इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं ये ना हाई टेम्परेचर्स एज वेल एज लो प्रेसिपिटेशन के हिसाब से अडेप्ट हो गए हैं, तो इसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा कि आपका लॉन्ग रूट्स आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ के प्लांट्स की, या फिर आपका कुछ पेड़ों में आपका फ्यू और नो लीव्स देखने को मिलेंगी। एंड जो फॉलिएज होता है इस इधर वैक्सी आपको लीव्स देखने को मिल जाएंगी। ये जो बाहर का जो लेयर होता है प्लांट का, वो वैक्सी सा आपको देखने को मिलेगा टू प्रिवेंट अगेंस्ट हाई टेम्परेचर्स एज वेल एज टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। लेदरी सा आपको मिल जाएगा, हेयरी और नीडल शेप्ड। अपना जो लीव्स है वो श्रिंक हो जाती है, साइज श्रिंक कर देती है, ताकि जो ट्रांसपिरेशन लॉस है वो रिड्यूस किया जा सके। अगर मैं लाइफ इन डेजर्ट्स की बात करूं तो आपको अलग अलग तरह के लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। कुछ आपको मिल जाते हैं इसमें प्रिमिटिव हंटर्स एंड कलेक्टर्स, जैसे कि आपको मिल जाएंगे बुशमैन मिल जाते हैं कालाहारी डेजर्ट में, बिंदीबू आपको मिल जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में। इनका काम होता है हंटिंग कर रहे होते हैं आपका स्मॉल एनिमल्स का। ठीक है, उसके बाद नोमैडिक हर्ड्समैन, जो लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ये लाइफ स्टॉक इकोनॉमी के बेसिस पे सर्वाइव कर रहे होते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो बिदाऊ आपको मिल जाएगा अरेबिया वाले रीजन में, तो रेग्स आपको दिख जाएंगे आपका सहारन रीजन में।
तो हर्ड्समैन ट्रैवल कर रहे होते हैं एंड इन कंटिन्यूस सर्च ऑफ पास्चर्स की, कहीं पे अगर पास्चर्स मिल जाए तो अपने कैटल को वो फीड कर सकें। इनके लिए भी कैटल का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके अलावा कारवान ट्रेडर्स, आप सभी को पता है कि हाँ डेजर्ट्स में ट्रेडर्स जो हैं चल रहे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह फॉर ट्रेडिंग। उसके अलावा कई सारे आपको सेटल्ड कल्टिवेटर्स दिख जाएंगे, लेकिन सेटल्ड कल्टिवेटर्स अगेन आपको कहाँ मिलेंगे, जहाँ पर वाटर सोर्स जो है हो परमानेंट, तो वो आपको मे बी ओएसिस के आसपास दिख जाएंगे, या कोई रिवर अगर डेजर्ट वाले रीजन से गुजर रही है तो मे बी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा कई सारे सेटलर्स जो होते हैं वो माइनिंग सेटलर्स होते हैं, जो माइनिंग करने के लिए उस रीजन में रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ, जैसे जब से आपका डायमंड एंड कॉपर, आपका कालाहारी भी मिला है, तो वहाँ पे कई लोग जो हैं सेटल कर गए थे आपका माइनिंग के लिए। सेम चीज़ आपका गोल्ड एक्सप्लोरेशन जब स्टार्ट हुआ आपका ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट्स में, तो सेम चीज़ आपको वहाँ पर भी देखने को मिलेगी, कई बाहर के लोग वहाँ पर आकर सेटल हो गए थे। तो ये सब लोग आपको देखने को मिल जाएंगे डेजर्ट रीजन में। तो क्लास इसी के साथ हम आज की क्लास एंड करते हैं। बट आपका काम ये है कि आपने घर जाके एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, रिवाइज करेंगे एंड अपना कोपेन का क्लासिफिकेशन आप एक तो पूरा का पूरा देखेंगे, एंड कोपेन का जो भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं उसके साथ सिमिलैरिटी आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सिमिलैरिटी है इस वाले क्लासिफिकेशन के साथ। एंड जो बाकी बचे हुए हमारे टॉपिक्स हैं उसके साथ हम कंटिन्यू करेंगे आपका नेक्स्ट क्लास। एक और चीज़ मैं आपको आपसे बात करना चाह रहा था कि मेरे लिए जज करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि ये क्लासेस आपके लिए रेलेवेंट है भी कि नहीं है, आपके कोई फ़ायदा है भी ये क्लासेस लेके कि नहीं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि कम ही लोग इन क्लासेस को अटेंड कर रहे होते हैं। तो एटलीस्ट आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आज जितने लोगों ने क्लास अटेंड करी है वो कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट अपना नाम जो है मेंशन कर सकते हैं, या फिर आपका कोई फीडबैक है, फीडबैक आप दे सकते हैं, या फिर कोई चीज़ आप रेकमेंड करना चाहें कि हाँ किस तरह से क्लासेस को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके, तो उसके लिए आप सजेशंस जो हैं वो दे सकते हैं। बट प्लीज़ आज एटलीस्ट आप अपना अटेंडेंस सॉर्ट ऑफ ज़रा लगाएं, मुझे पता तो चले कि कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि कम ही लोग अटेंड कर रहे हैं। उस केस में प्रॉब्लम क्या होगी कि जो लोग अटेंड नहीं करेंगे तो उनका ये टॉपिक जो है हमेशा के लिए छूट जाएगा। तो प्लीज़ एटलीस्ट लेट मी नो कि कौन कौन अटेंड कर रहे हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू।